सखी सहेली। सखी सहेली। दीपा, सभी सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सखियों को, सभी श्रोताओं को और दीपा आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार संगीता जी, आपको और हमारे सभी सुनने वाले जो हमारे जितने जो सखी सहेली के श्रोता हैं उनको, सखियों को, सखाओं को, सभी को बहुत नमस्कार। हाँ, और नमस्कार। देखिए क्या कहते हैं ना कि हम लोगों के जो फेसबुक पर आ रहे हैं श्रोताओं के कमेंट्स भी आ रहे हैं, संदेश, और बहुत सारे उन्होंने अनुभव भी लिखे हैं और ये भी बताया कि पहाड़ों से उनकी क्या क्या यादें भी उन्होंने बताई हैं बहुत सारे लोगों ने, है ना। पर्वतों पे जाना, घूमना, और वहाँ की जो वादियां होती हैं ना दीपा, वो बहुत ही अलग सी होती हैं। तो सही बात है, हर कोई जाना चाहता है। जी बिल्कुल। तो इस पर बात करेंगे, साथ ही जो आजकल का मौसम है उस पर क्या कहने हैं उसके। तो ये तो मौसम ऐसा है ना संगीता जी, आप चाहे जितना सेहत बना सकते हैं, बनाने से मतलब ये नहीं कि वजन बढ़ाना, भाई कोई चीज की कमी है, कोई डेफिशिएंसी जैसे होती है ना मिनरल्स, विटामिन की, वो भी हम पूरी कर सकते हैं अपना। यहाँ तक कि हम जो खून की कमी है वो भी पूरी कर सकते हैं। इतने अलग अलग रंगों के फल हैं, सब्जियां हैं और अलग अलग तरह की साग हैं, हरी भाजियां हैं। तो खेत भी एकदम हरे भरे और जो मार्केट है, सब्जी मार्केट, वो भरा पड़ा है बिल्कुल। जी जी। और सौंदर्य में आज बात करेंगे केश विन्यास की, अलग अलग तरह से किस तरह से केश सज्जा की जा सकती है, इस बारे में। और साथ में आज है सोमवार, तो कथा सुधा का इंतजार तो हमारे सभी श्रोताओं को भरपूर रहता है। तो जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमने सुनी थी पिछले हफ्ते, आभूषण, उसका आज हम सुनेंगे भाग 2। तो चलिए फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की ओर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए पर्वत की तरफ चलते हैं। और देखिए इतने सारे संदेश आए हैं पर्वत को लेकर के, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका मकसद है। तो एक संदेश मैं पढ़ दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे एक संदेश है जो उन्होंने लिखा है कि हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोग पहाड़ों पर रहने वालों की समस्याओं से वाकिफ हो। जलवायु और भूमिगत परिवर्तन के कारण पर्वतों की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों का विकास और संरक्षण होना चाहिए। साथ ही इसका उद्देश्य इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसी के मद्देनजर हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो हमारे श्रोता भी भाई, जो आयोजन होता है उसमें कई सारे ऐसे भी होंगे ना दीपा, जो भाग लेते होंगे। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि लिखने और सुनने से सिर्फ बात नहीं बनती, बल्कि जो जमीनी स्तर है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। देखना जरूरी है कि थोड़ी थोड़ी सी जो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, जो पढ़ा था ना संदेश, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इस साल हर साल अलग अलग थीम ली जाती है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर, ताकि पर्वत का निरंतर सतत विकास हो। तो इस साल की थीम है रेस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो है वो उसको ध्यान रखा जाए। और बहुत सारे उन्होंने तो पर्वत के गानों की एक पूरे की पूरी लिस्ट भेज चुके हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि आप सरप्राइज में रहिए, देखते हैं पर्वत का कौन सा गाना आएगा, है ना। अच्छा जी जी। तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2002 को इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। तब से ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने पर्वतीय विकास के महत्व को बताने और इस सिलसिले में जागरूकता फैलाने के संदर्भ में सभी स्तरों पर कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जी, और जैसे सभी हमारे संदेश हमारे श्रोता लिख भेज रहे हैं, हमारी सखियां भी, कि पहाड़ प्रकृति का अहम हिस्सा है जो खासकर मॉनसून सीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो बारिश और खेती किसानी से सीधा संबंध रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति और जीव जंतु
को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को प्राकृतिक तौर पर बढ़ावा मिले, यही सही है, जिसमें जंगलों के कटाव और पहाड़ों का विध्वंस ना हो, और बल्कि इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बनाए रखी जाए। हाँ, तो ये सभी की जिम्मेदारी होती है जी। तो कई पर्वतीय क्षेत्र जो जगह होती हैं वो साथ साथ पर्यटन के लिए भी बहुत मानी जाती हैं, जो अति प्राचीन है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जी। जो पहाड़ों पर हैं और पर्यटन स्थल भी हैं, बड़ी प्राचीन हैं, अपनी संस्कृति की पहचान लिए हुए हैं। इन्हें बनाए रखने में प्रति व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए फिर वही बात हो जाती है कि जब तक हम सभी जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक ये बातें जो हैं वो खाली बातें ही बन के रह जाएंगी। हाँ, जी। जी। तो उस पर कुछ काम जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उसे करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ, एक बहुत अच्छा सा संदेश आया था संगीता जी। वो ये कहते हैं कि पहाड़ प्राकृतिक रत्न हैं जिन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए। ये दुनिया की 15% आबादी का घर है और दुनिया के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट की मेजबानी करते हैं। वे आदि मानवता को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ताजा पानी उपलब्ध कराते हैं, कृषि को बनाए रखने और स्वच्छ ऊर्जा और दवाओं की आपूर्ति में मदद करते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक दोहन और प्रदूषण से पहाड़ खतरे में हैं, जिससे लोगों के लिए भी और ग्रहों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। और जैसे अभी हमने बात की कि पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली को बहाल करना, ये जो इस बार का थीम है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। जी जी। तो लेकिन एक बात तो है दीपा की, जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बात तो है। उनकी भी जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें भी और सुख सुविधाएं मिलें। तो इस बारे में ये देखना भी जरूरी है कि ये सारी चीजें भी चलती रहें लेकिन पहाड़ों को कोई क्षति जो है वो न पहुंचे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन्य प्राणी और बड़े ही विलक्षण और अति सुंदर पंछी भी रहते हैं। पहाड़ों पर जंगल होने के कारण वहाँ प्राकृतिक संपदा और अति दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। पहाड़ों के संरक्षण से इनका भी संरक्षण हो जाता है, क्योंकि जब जड़ी बूटियों की बात होती है तो फिर अगर हम आयुर्वेद को याद करें तो फिर वो सारी के सारी जो है वो पहाड़ों पर ही पाई जाती हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। जिन्हें मतलब बहुत ही कीमती कहा जा सकता है। जी। और पहाड़ी अंचलों में वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, खासकर की महिलाएं, परंपरागत कुटीर उद्योग और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जहाँ आधुनिकता नजर में कम ही आती है। यहाँ के लोगों की संस्कृति, उद्योग और यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास की दिशा निर्धारित हो, यही संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा निर्देशित है। तो ये हमें संरक्षित करना है। और संगीता जी, एक उन्होंने अनुभव लिख भेजा है अपने पर्वत को ही लेकर के, वो सुनाते हैं। हाँ। तो हमारी सखी ने लिखा है कि रांची में एक ऊंचे पर्वत पर भगवान शिव का एक बड़ा सा मंदिर है, और जो मेरे बड़े भाई की छत से दिख जाता है। तो कितना अच्छा लगता होगा ना, छत से मंदिर दूर से दिखता होगा। तो शिवरात्रि के अवसर पर बहुत सारी महिलाएं वहां जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, और उसी में मैं अपने भैया भाभी के साथ, अपने पत्नी के साथ उस ऊंचे पर्वत को आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर, लगभग 400 सीढ़ियां हैं, 400 सीढ़ियों से चढ़ पाते होंगे, शायद वो वहां तब पहुंच पाते होंगे मंदिर। तो ऐसे रुक रुक करके वहां पहुंचते हैं, और जब मंदिर में जल अर्पित करते हैं तो जो मनोकामना उन्होंने मांगी होगी उस वक्त, वो कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। तो उस मंदिर को रांची के लोग पहाड़ी बाबा मंदिर भी कहते हैं। जी जी। तो इस तरह से बहुत सारी जगहें हैं अपने भारतवर्ष में जो संस्कृति को कह सकते हैं ना कि संजोए हुए हैं। बिल्कुल। तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। और जो पर्वतों की वादियां होती हैं उनकी तो बात ही और है। जी। तो एक गीत सुने? बिल्कुल, चलिए। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। देखो दीपा, वादियां बुला रही हैं, फिजाएं बुला रही हैं, तो फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि वादियों में फिजाओं में कुछ इस तरह का आजकल है कि सेहत से भरपूर फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। हाँ, जब आप इतना चला दोगे हमें पहाड़ों पे ट्रैकिंग करा दोगे, तो उसके बाद तो हम फिर आपसे मांग करेंगे कि अब संगीता जी कुछ अच्छा अच्छा खिलाओ। हाँ तो बताइए, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो लेकिन हमारी सखियां ये ना समझे हमें कोई व्यंजन बता रहे हैं, हम व्यंजन नहीं बता रहे हैं, हम तो कितने कितने जो सेहत के फायदे हैं वो सब हम बता रहे हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई हैं, तो उनमें लोग कैलोरीज उसमें बहुत कम होती, जैसे पालक है, बथुआ है, सरसों है, आप आराम से खाइए, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है, पेट भी बड़े अच्छे से भर जाता है, और साथ में ये विटामिन से भरपूर है। तो कौन कौन से हैं इनमें? विटामिन ए, विटामिन B6, के है, फिर मिनरल्स हैं, फोलेट हैं, और कैल्शियम से भरपूर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, आयरन, उसके अलावा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। तो जब हम ये सब खाते हैं ना, तो असल में होता क्या है, कभी कभी लगता है घर में कुछ छोटे बच्चे बोलते हैं हमें ये ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसी मत दो, बच्चे बोलते हैं ना बड़े तुतला के प्यार से, लेकिन उनको जब ये समझाते हैं ना कि आपके टंग को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आपके जबान को भले ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपका पेट बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, फिर देखिए बच्चे भी कितने शौक से वो खाते हैं। अब ये माताओं के लिए बड़ा एक होता है ना कि किस तरह से हरी सब्जियां भाई बच्चों हाँ, और तो छोटे बच्चे क्या, बड़े बड़े भी कभी नखरे करते, तो उनको भी यही करिए कि आप अपने पेट को खुश कीजिए, आज अच्छा सा कुछ ये पौष्टिक खाइए। तो जैसे फलों की बात, अगर हम फलों की बात करें तो पपीता है, उसमें विटामिन B1 है, काजू है, अखरोट है, बादाम है, ये अनानास है, तो ये भी सब जो आप सारे जो मिक्स करके फ्रूट अपना बढ़िया सा एक फ्रूट बोल बना लीजिए, उसमें आप चाहे तो ऊपर से ये डाल लीजिए थोड़े से नट्स, जिनको काजू या अनार के दाने डाल लीजिए, तो और जितने फल अभी जो इतने मौसमी फल मार्केट में उपलब्ध है आप सब ले लीजिए। कुछ तो ऐसे ऐसे भी उपलब्ध हैं संगीता जी जो कभी जिनकी शक्ल ही नहीं देखी लेकिन आ रहे हैं इन दिनों में। जी, जी, जी। तो सबका एक मिक्स फ्रूट बोल बनाइए, उसको खा सकते हैं। अच्छा, जब हम सेहत की बात करते हैं या सब्जियों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब हम उन्हें बाजार से लेकर के आए तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से धो के, क्योंकि देखिए सेहत की जहां तक बात है तो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या कोई भी सब्जी है, फल है,
तो वो जितना खाने से उससे पोषण हमें मिलता है उतना ही उसमें जो कीटनाशक वगैरह जो डाले जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा समय तक रखा जा सके या फिर खराब ना हो पाए, इसलिए तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। बिल्कुल। और गुनगुने पानी में भी अगर धो लें तो बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, फायदों के बारे में हमारी एक सखी लिख भेजती हैं कि फलों और सब्जियों को संरक्षी यानी रक्षा करने वाला खाद्य कहा जाता है। शरीर को जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने और खून बढ़ाने के साथ ही हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए जो अलग अलग विटामिन और खनिजों की जरूरत होती है वो फल और सब्जी में मौजूद, जो हमने अभी सारी चीजें बताई थी ना, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, ई, डी, ये सारे कैरोटेनाइड्स और कोएंजाइम्स और पॉलीफेनॉल्स, ये सब कुछ उनमें जरूरत पूरा करने जितने सब सारे के सारे ये जो मल्टीविटामिन से सब मौजूद होते हैं। जी जी। अब देखिए आम का तो मौसम नहीं है, लेकिन उसका जो आम पापड़ बना होता है जी, वो इसकी जो उपलब्धता है वो भी बाजार में होती है। तो आम पापड़ भी है, तो उसमें भी देखिए आम में भी जो विटामिन ए वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पाए जाते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में काम आते हैं। विटामिन B2, अब अगर बात करा जाए, बेल की बात की जाए, पपीते की बात की जाए, काजू की बात की जाए, लीची वगैरह की बात की जाए, तो जब हम फलों की बात करते हैं तो अब के समय में अगर अभी देखा जाए तो अमरूद बड़े अच्छे आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छे आ रहे हैं। और वो उनका जो हरा कलर है ना, रंग, वो दूर से ही इतना हमें आकर्षित करता है। ऐसा लगता है भले घर में कुछ एक दो ही पड़े होंगे, हमें लगता है घर के दूसरे सदस्य बोलेंगे खत्म होने दो फिर ले आएंगे, लेकिन जैसे ही वो अमरूद देखते लगते हैं नहीं, ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो हरे वाले होते हैं, एक और भी होते हैं जिनमें कि लाल लाल अंदर से लाल निकलते हैं। हाँ, गुलाबी गुलाबी से बड़े अच्छे लगते हैं। जी। सेब में आयरन वगैरह है, विटामिन सी है, विटामिन ई, B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइबोफ्लेविन है, थायामीन है, तो बहुत सारे इसमें भी हैं। तो सेब भी अगर देखा जाए दीपा, वैसे अगर देखा जाए तो बच्चे इसको भी नहीं खाना चाहते। हाँ, नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें जब फायदे हम उन्हें बताएंगे ना कि क्या क्या इसके फायदे हैं, उनको उनके तरीके से बताना होता है बच्चों को। थोड़ा सा हाँ, शेक वगैरह, स्मूदी शेक बना करके उन्हें दे सकते हैं। उसका हलवा भी बनाया जा सकता है, हलवे के तौर पे भी उन्हें दे सकते हैं बच्चों को, तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, हलवे से याद आया, पता नहीं क्यों एक गीत सुने क्या यहाँ? झूमे पिया, चोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा।
बात होती ना, जैसे ही गाना था ना आ जा रहे, ऐसे ही अगर आपने पत्ता गोभी की सब्जी और पराठा या रोटी बना दी ना, तो अपने छोटे बच्चों को लेके ऐसे ही करना पड़ता है, आ जा रहे वो आते नहीं है खाने के लिए। तो यही हमारे एक सखी ने लिख भेजा जी। बच्चों को पसंद है वैसे पत्ता गोभी। हाँ, फूल गोभी हमने अक्सर देखा है कि आमतौर पर कम पसंद आता है उन्हें, पत्ता गोभी के नाम से भाग जाते हैं बिल्कुल। तो ये अपना अपना अनुभव है। हमारी एक सखी ने लिख भेजा है संगीता जी, वो कह रही कि बच्चों को पोषण भी चाहिए, लेकिन वो आलू के अलावा कोई और सब्जी खाते ही नहीं है। तो आप साग खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं, इसलिए साग में ही आटे को गूंथकर उसका रोटी पराठा बनाकर उन्हें खिला देना चाहिए। तो ये भी अच्छा तरीका है। और कर देंगे, अभी देखिए ना, जब भी एक महिला माँ बन जाती है, फिर पता नहीं दुनिया भर के सारे उनके तौर तरीके सब अपने आप सीख जाती है ना। नहीं, बच्चों की बात क्यों करें भाई, बड़े भी नखरे करते हैं। बड़े भी कोई कम है, वो भी नखरे करते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। अच्छा, ये होता है कभी कभी कि कच्चा साग कैसे खाएं, तो हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि कच्चे पालक और मेथी में मसाला डालकर खाने से बहुत फायदा होता है। इसमें गाजर, पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और फिर कुछ मूंगफली के दाने या अखरोट डालकर, तो इस तरह से सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। तो आजकल देखिए ना, जो सब्जियां आ रही हैं उनमें टमाटर वगैरह है, मूली वगैरह है, तो ताजी रहती है, खीरे वगैरह है, तो इनका सलाद भी बना लें तो 2-3 चीजें अगर मिला देंगे तो वो अच्छा भी लगता है देखने में। गाजर भी काट लीजिए, उसमें चुकंदर भी काट लीजिए, तो देखने में बड़ा अच्छा रंग बिरंगा सा हो जाता है। बच्चे थोड़ा बहुत खा के खा ही लेंगे, या घर के और भी सदस्य जो हैं उन्हें अच्छा लगता है, थोड़ा खा ले सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियां आते ही बाजारों में तरह तरह के फल और सब्जियां बहुत अधिक तादाद में आने लगते हैं। गोभी, मटर, गाजर, शलजम, मूली आदि गुणों से भरपूर होते हैं। सोया, मेथी, पालक, बथुआ, सरसों का साग आयरन, विटामिन से भरपूर होते हैं। फलों में सिंघाड़ा, अमरूद, पपीता फल बहुतायत में आते हैं। इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, ऐसा ये लिखते हैं। तो आजकल जो आ रहे हैं वो जो फल हैं या जो सब्जियां हैं दीपा, उनमें कहते हैं ना कि बड़ा ही रस है ना, जो प्राकृतिक रस है, जो एक कह सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स जाड़े में जो फल और सब्जियां आते हैं उनमें भर के होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से कह रहे हैं कि अनार का सेवन, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अनार का सेवन करना चाहिए। अनार को आप खाली पेट भी खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं। सेब सुबह खाली पेट भी आप खा सकते हैं। इनको खाने से आपका वजन भी बहुत कंट्रोल में हो सकता है। तो भाई ये भी फायदे हैं। तो अगर कोई इन दिनों में चल रहा है जिसकी कोशिश, इस तरह की कोशिश या प्रयास जारी है कि थोड़ा वजन कम कर लिया जाए, तो वो इस तरह के फलों का भी सेवन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक अमरूद की बात है, तो इसके जो विटामिन मिनरल्स हैं वो बता देते हैं जी कि विटामिन ए, सी, के, B6, फोलेट, नायसिन, एंटी जो डायबिटिक जो चीजें होती हैं इनमें वो भी हैं, एंटी डायरियल हैं, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर और जो बहुत सारे दूसरे पोषक तत्व हैं। अच्छा, छाले में, मुंह के छाले जो होते हैं, हाँ ये भी हो जाते हैं कई बार जी, कब्ज में भी। और अगर देखा जाए तो कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं इसमें जो ऐसा कहा जाता है, अब ये तो डॉक्टर से ज्यादा समझेंगे, कि कैंसर से भी इसमें कुछ ना कुछ, देखिए कोई ना कोई चीजें तो हर चीज में, हर फल में, हर सब्जी में रहती हैं जो हमारे शरीर को बचाती हैं बीमारियों से। तो बिल्कुल हो सकता है। और अमरूद तो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। हाँ, बड़ा पौष्टिक और बड़ा लजीज फल है। अच्छा, संतरा जो है, संतरा इसलिए खाना चाहिए कि भाई जिसको लगता है ना कि हमारी त्वचा बड़ी साफ साफ सी रहे और चमकती दमकती रहे, तो उन्हें तो संतरा जरूर खाना चाहिए। कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर इसमें विटामिन बी, मतलब विटामिन सी के साथ विटामिन बी और ए भी बहुत अच्छी मात्रा में है। देन फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, एमिनो एसिड, कैल्शियम, ये सब चीजों की बहुत अच्छी मात्रा है, प्रचुर मात्रा है। पेट अच्छा साफ बिल्कुल रखता है। तो जब आपका सारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छा रहेगा, तो अपने आप ही चमक एक चेहरे पे आ जाएगी। हाँ।
कैसे शर्माएंगे, हमको मालूम न था ऐसे भी दिन आएंगे। आईना देखे तो हाय हाय आप अपने से शर्माएंगे। बेखबर थे उभरते तकाज़ों से हम, आज जाना कि सचमुच शबाब आ गया। आज जाना कि सचमुच शबाब आ गया। उनसे नजरे मिली और हिजाब आ गया। आप झुकते हैं क्यों, साथ रुकते हैं क्यों। आप झुकते हैं क्यों, साथ रुकते हैं क्यों। इन सवालों का खुद से जवाब आ गया। इन सवालों का खुद से जवाब आ गया। उनसे नजरे मिली और हिजाब आ गया। दिल के आने का हम किस तरह रोकते, दिल के आने का हम किस तरह रोकते। जिससे आना था खाना खराब आ गया। जिससे आना था खाना खराब आ गया। उनसे नजरे मिली और हिजाब आ गया। जिंदगी में हसीन इनकलाब आ गया। दीपा जी एक ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल, फिर हाजिर चलिए होते हैं। जी। जी देखिए, फल सब्जी की जो बात हो रही थी संगीता जी, बस एक संदेश पढ़ लेते हैं कि इसमें शरीर को रोगों के बचाव के साथ साथ आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। और आयु जो बढ़ती आयु है उसके प्रभाव को कम करता है, युवा दिखने में मदद करता है, रोगों की रोकथाम करता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप हो गया या हृदय रोग हो गया। तो इस तरह से कई सारी बीमारियों का तो इलाज है ही अच्छे से फल सब्जियों का खाना। और अब जब अच्छे से खा लेंगे तो फिर मन करेगा कुछ अच्छा अच्छा सुना जाए, तो कथा सुधा की ओर चले। जी कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो,
इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। और विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी। मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था। शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते, ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार
या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। क्या बात है। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। ये क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। रूप सुहाना लगता मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत को न रहा गया। जनान खाने में आकर बोले, ये तुम लोगों ने क्या कांव कांव मचा रखी है? हैं? ये गाने बजाने का कौन सा समय है? बाहर बैठना मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली, अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर? मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है? क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है? फजूल की मचमच। तुमसे मतलब? मैं अपने घर में यह कोलाहल न मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है? इन सब से कह दो, फिर किसी वक्त आए। हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना? ओहो, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला? इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूं। स्वामी हूं। तुम बाहर के स्वामी हो। यहां इस घर में मेरा अधिकार है। क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो? मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ? अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं।
जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो। मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं। फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका। मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ? शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या। कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या? मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना। अरे, तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है? चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। तुम्हारा मैका कहाँ है? मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला? अरे, तो तब कहाँ जाओगी? ईश्वर के दरबार में। ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। मैं कैसी अभागिन हूं, जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके?
इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रिकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहां पहुंचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते। आभूषण। तो अभी ये था भाग 2 और कहानी अब आगे कैसे मोड़ लेगी वो भी हम सुनेंगे, है ना। फिलहाल सुनते हैं एक गीत। देखिए ना, जब गीत बजते हैं, हाँ, एक गीतों का पिक्चराइजेशन होता है। फिर अगर भरतनाट्यम की बात की जाए जी, वो जो कथक वगैरह नृत्य होता है, सब में देखिए जो केश सज्जा होती है वो कितनी प्यारी प्यारी सी होती है। वो एक अलग होती है, खास होती है, विशेष। उस अगर नृत्य की बात कर रहे हैं तो उस नृत्य कला को दर्शाती हुई, या उस कौन से
के जी कहिए ना कि देश के भाग से आप उसको ले रहे हैं, तो वहाँ की वो संस्कृति को, वहाँ की जो रीति चल रही है उसको सबको दर्शाते हैं। हाँ, सबका अलग अलग तरीका है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि बहुत सारी जो है संस्कृति में विविधता हमारे देश में देखी जाती है। तो केश विन्यास की भी अगर बात करें तो बहुत ही पुरानी परंपरा है, अति प्राचीन कह सकते हैं परंपरा है। अलग अलग प्रकार से केशों को बांधा जाता है। अब अगर देखा जाए तो गुप्त काल की जो बात है वो उस समय भी कहीं कहीं पर दर्शाया गया है, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां होती हैं तो उनमें भी कई बार दर्शाया जाता है। तो वहां से भी हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से उनको उकेरा जाता था। अभी लंबी वेणी की अगर बात किया जाए तो वो भी अलग अलग तरीके से बांधी जाती थी, नहीं दीपा? बिल्कुल, जैसे इकट्ठे करके एक गांठ लगा लेना, एक वैसा तरीका बड़ा दिखाया जो पत्थर की मूर्तियों में हम देख सकते हैं। तो फिर बांसुरी बजाती हुई महिलाओं को देखा है, उसमें कई प्रकार से केश विन्यास उसमें दर्शाया गया है। और जिन्होंने अपने बालों को एक गांठ लगाई है और थोड़े से बालों को गांठ लगाई है, थोड़े खुले हुए हैं, तो और इस तरह से तो हो सकता है जैसे कि मतलब बहुत सारी चोटियां हैं, उनको पतली पतली सी गूंथ करके उनमें से फिर एक हटा करके दोनों तरफ से फिर उसको बांधा जाए, तो मतलब पीछे से कह सकते हैं कि एक चोटी जिसमें बहुत सारी चोटियां, वो भी अच्छी, हाँ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके ऊपर अगर आपको जैसे मान लीजिए कि कुछ एक आपने जूड़ा ही बना लिया है, तो उसको कैसे सजाएंगे? तो कोई कीमती पत्थर बीच में लगा लीजिए, या सोने चांदी की कोई लटकन है, मोती की लटकन बड़ी सुंदर लगती है। मोती की लटकन जो कान से जो शुरू होती है ना और पीछे तक जाती है बिल्कुल आपकी चोटी तक, तो वो सिर्फ उतना ही लगा लिया और आप देखिए आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व में एक अलग निखार आ जाता है, एक अलग बात जो हम चाहते हैं ना कि भाई ज्यादा मुझे कुछ पहनना नहीं है या ज्यादा मुझे कुछ खर्च करना नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी अलग दिखना है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है उसके लिए। और देखिए जिस तरह से आपने बताया कि पीछे की तरफ बांधा जाए और लटकनों के साथ में, तो उसी तरह से मांगटीके के साथ भी लगी रहती है। जो सामने से पट्टी जैसे होती है ना, तो उस तरह से वो सामने की तरफ से गिरा करके और फिर मांगटीका और फिर उसके बाद शीश पट्टी की तरह। वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी कुंदन की या फिर कई बार उसमें भी जो सामने की लड़ होती है वो मोतियों की या फिर किसी भी धातु की भी हो सकती है, सोने चांदी की भी होती है, बिल्कुल उस तरह से भी हो सकती है। तो भाई ये है कि अगर आप शादी ब्याह में जा रहे हैं या घर की में ही शादी हो रही है तो आप सोना चांदी या इस तरह का कोई कुंदन वाला पहन लीजिए। लेकिन जो गरबे के दिन आते हैं ना, तो उसमें बड़े वो कहते हैं ना आजकल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, तो उसमें भी ये जो आप मांग टीके की जो बात कर रहे हो ना और माथे की पट्टी बड़ी सुंदर सुंदर बहुत अलग अलग डिजाइन की होती है। तो आपके भले बाल बड़े हो या छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीछे से एक बन बना लीजिए, मतलब एक जूड़ा जैसा बना लीजिए और आगे से ये लगा लीजिए और देखिए आप कितने सुंदर लगेंगे। पीछे भी जूड़ा बना करके फिर उस पर एक झुमका लगाते हैं और उसमें चारू लतिका जिसको कहते हैं ना, कि उस तरह से आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। चारू लतिका खास करके बोलते हैं इस तरह के आभूषण के लिए। अच्छा, चोटी का एक जमाना था, उसके बाद फिर ढीले तरह से बालों को बांधने लगे और फिर धीरे धीरे से फिर वही कहते हैं ना कि फैशन जो है किस तरह से बदलता है। बिल्कुल और फैशन की बात हो रही है ना, तो जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो कितने सारे स्टाइल है जो कि मशहूर हुए है ना। तो ये भी एक बात है कि पहले जूड़ा बनाते थे जो बहुत ऊपर की तरफ होता था और कभी आगे से बाल कटे हुए तो वो छोटे छोटे से होते थे, दिखते थे सामने से, जिसे साधना कट कहते थे। तो वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सारे हमारी बहनों ने उसको अपनाया। और मोती वाली क्लिप भी लगा सकते हैं, मोती वाली क्लिप भी जी लगा सकते हैं। और जो लव इन टोक्यो है उसका भी एक जमाना था, तो आजकल जो सादे रबर होते हैं उनमें भी मोतियां गुंथी हुई उस पे भी तो उससे भी बांध करके बालों को सजाया जा सकता है। और साथ में जो हाईलाइट होती है, हाईलाइट कराते हैं आजकल होने लग गया, हाईलाइट करा दिया जाता है ना। तो और तरह से अलग तरह से केश विन्यास अलग होता है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि भाई आजकल तो बाल सुंदर दिखाने के कई तरह के आ गए हैं। घुंघराले बालों को सीधा किया जा सकता है, सीधे बालों को घुंघराला बना देते हैं। तो ये तो श्रृंगार का जो तरीका है उसमें भी बहुत बदलाव आ गए हैं, ऐसा उनका ये कहना है। और हमारे एक सखी
सखी लिखती हैं कि थोड़े से बालों का श्रृंगार कर लेने से व्यक्ति तो पूरा बदल जाता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना। और ये है कि मेरे जब बाल बड़े थे, हमारी एक और सखी ने लिखा है कि जब मेरे बाल बड़े थे तब 2 चोटियां, खजूर की चोटी, मोड़कर बनाने वाली चोटी, फिर पॉनी टेल, ये अलग अलग तरह से अलग अलग वाले बक्कल, जैसे हमने चारुलती का इसके बारे में बात करी। वो दीपा एक वो भी तो आता था ना, जैसे लकड़ी का रहता है जो डंडे जैसा, हाँ, जिसके कोने में लटकन होती है, उसको जूड़े में फंसा दिया जाता है। उससे भी जूड़े में भी फंसाया जा सकता है और चोटी में भी फंसाया जा सकता है। तो उससे भी बाल बड़े सुंदर लगते हैं। बिल्कुल। तो ये उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जूड़े बनाए हमने कई तरह तरह के, और फिर बन भी बनाए, स्टेप्स में भी बाल कटवा लिए और अब छोटे बाल कटवा लिए हैं। फायदा ये हुआ है कि हमारे सारे शौक हमने पूरे कर लिए, और अब क्योंकि बाल छोटे छोटे कर लिए हैं तो मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। हाँ, ये भी है। तरह तरह से बालों को रंगने का भी फैशन चला है। हाँ, रंगने का है कि उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत है, उसमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है अपने बालों का, सावधानी की जरूरत होती है। और वैसे अगर देखा जाए तो एक जमाना ऐसा भी था ना दीपा, और जमाने तो लौट कर आते रहते हैं, तो जो रिबन बीच में बांधा जाता था, पूरे खुले बाल, पूरे खुले बीच में रिबन, हाँ, वो चौड़ा सा रिबन, बिल्कुल है ना। अभी भी वो चीज है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह से जो फूलों को, कभी प्लास्टिक के फूलों को लगा करके या कभी मोतियों को सजा करके वो इस तरह से बनाया जाता है। और थोड़ा सा वो हेयर बैंड ने भी उसका स्थान ले लिया। हेयर बैंड में इस तरह के वो पुराने जो स्टाइल है ना, वो रिबन वाले जो आप बात कर रहे हैं, उसमें भी आने लग गए हैं, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो छोटी बच्चियां जो होती हैं घर में, उनके लिए तो कई सारे अलग अलग तरह के ये ऑप्शन है। तो कार्यक्रम से अब हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है विदा लेने के अलावा, है ना। जी, तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।